तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस का क्या, पीरियोडिक ट्रेंड। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिसिटी जिसको बोलते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड इसको बोलते हैं हम लोग, पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो पहले किस में पढ़ेंगे हम लोग, एस एंड पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। हम लोग किस में पढ़ेंगे, एस एंड पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक में कौन सा पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो कैसे मूव करते हैं, जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो हम लोग पहले ही बता चुका था, या मैं पहले ही बता चुका था, ये दोनों जो होता है क्या बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, है ना, लिथियम और बेरिलियम। ये जो होता है ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना। और ये जो होता है क्या बनाता है, वैंडरवॉल। क्या बनाता है ये, वैंडरवॉल रेडियस। तो ये तीन टाइप के रेडियस, और साइज में किसका साइज बड़ा होता है, नियॉन का सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद मेटेलिक आता है। तो ये ऐसे 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 करके बनते हैं ना, ये ऑर्डर होता है। ये मैं उसके हिसाब से भी बताया। और अलोंग द पीरियड जब हम लोग जाते हैं, जब हम लोग अलोंग द पीरियड जाएंगे तो क्या हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मतलब जेड क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर जो हो रहा है वो एक से बढ़ता है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दोनों के दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, थोड़ा सा भी इंक्रीज करे लेकिन करता है ना। जेड इफेक्टिव अलोंग द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज करता है। और जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस है ये, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो अभी ये न्यूक्लियस था और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था, तो ये जब इसको अपने तरफ खींचेगा तो इसका साइज कुछ इतना तक हो जाएगा। तो मतलब इसका साइज छोटा हो जाएगा, जो पहले इतना था अब वो इतना हो जाएगा, तो साइज छोटा हो जाता है। तो ये जो साइज हो गया ना, साइज ये डिक्रीज कर जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ा कौन होगा, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और सबसे बड़ा क्या होता है, नोबल गैसेस, क्योंकि इसमें वैंडरवॉल फोर्सेज आते हैं, क्योंकि वीक फोर्सेज रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इन लोग का जो वैंडरवॉल रेडियस होता है बड़ा हो जाता है। ये मैं दोनों तरीके से समझा दिया। ठीक है, ये हम लोग डिफरेंट स्केल पे ले रहे हैं, किस पे ले रहे हैं हम लोग, डिफरेंट स्केल। ये हम लोग किस पे ले रहे हैं, डिफरेंट स्केल पे ले रहे हैं। अब जब हम लोग सेम स्केल का बात करते हैं, सेम स्केल मतलब सबको हम लोग किसके केस में लेते हैं, सबको हम लोग वैंडरवॉल, ये सारे के सारे के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, वैंडरवॉल रेडियस ले सकते हैं। तो अगर वैंडरवॉल रेडियस लूंगा तो यही बनेगा, लिथियम का बड़ा होगा, बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि अलोंग द पीरियड क्या होगा, जेड इफेक्टिव तो बढ़ेगा। तो इन लोग का जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज तो छोटा होते जाएगा, तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, लिथियम। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, वैंडरवॉल फोर्सेस था इसके लिए, तो इसके कारण ये सबसे बड़ा हो जाएगा, और ये दोनों क्या होंगे उसके बाद, और ये सब छोटे हो जाएंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्योंकि अलोंग द पीरियड जब भी हम लोग जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण क्या होता है, जेड इफेक्टिव बनने के कारण क्या होता है, साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वो जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है, जिसके कारण इसका साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग सेम स्केल पे ले रहे हैं, मतलब सारे के सारों को क्या ले रहे हैं, वैंडरवॉल, मतलब सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बात कर रहा हूँ। ये सबको हम लोग वैंडरवॉल रेडियस के टर्म पे ले रहे हैं, और ये जितने भी थे उसको हम लोग मेटेलिक, कोवेलेंट और वैंडरवॉल रेडियस के टर्म पे लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम। अच्छा, इसमें एक और ऑर्डर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है, इतना तक रखता हूँ। और यहाँ पे हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है। तो हीलियम, नियॉन, लिथियम और हीलियम में कौन, सॉरी 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 यहाँ पे होगा नियॉन। नियॉन आता है ना सेकेंड पीरियड में, तो नियॉन के बाद आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। ठीक है, तो लिथियम और नियॉन में किसका साइज बड़ा होगा, नियॉन का। सोडियम और आर्गन में आर्गन का, क्योंकि वैंडरवॉल रेडियस है। पोटेशियम और इसमें किसका होता है, क्रिप्टन का। ये तीनों में अभी बड़ा होता है, लेकिन रुबिडियम और सीजियम में इसका साइज हो जाता है बड़ा। एक बात याद रख के रखना, ठीक है। लेकिन पोटेशियम में, यहाँ पे पोटेशियम का ही बड़ा होता है, सॉरी माई फॉल्ट, पोटेशियम का बड़ा हो जाता है। और अगर मैं हाइड्रोजन को कंपेयर करूं हीलियम से, तो इसमें किसका साइज बड़ा होगा, हीलियम का होगा। ये ऑर्डर होता है। पहला तीन, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में वैंडरवॉल रेडियस बड़ा होता है। लेकिन ये वाला याद रखने का पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो चौथा पांचवा होता है ना, ये वाला पार्ट, इसमें उल्टा हो जाता है, ये बड़े पार्ट हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्या होते हैं, वैंडरवॉल से भी बड़े होते हैं साइज में, इसलिए इन लोग को लार्जेस्ट कैटायन भी बोला जाता है।
लार्जेस्ट कैटायन में आता है, मतलब इन लोग के मुकाबले बड़े होते हैं, लेकिन इन तीनों में क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस बड़े होते हैं, याद रखना, ठीक है। ये बहुत अच्छा ट्रेंड है, जो एक्सेप्शन है देख लेना, ठीक है, ये वाला याद रख के रखना, तो ये वाला तुम लोग को याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे टॉप टू बॉटम, पहले इसको नोट डाउन कर लो। करो डाउन करो। चलो टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप टू बॉटम में जब हम लोग बात करते हैं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, तो देखो नीचे की तरफ तुम जाते हो ना, जब तुम नीचे की तरफ जा रहे हो तो सेल बहुत तेजी से बढ़ता है। ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, फिफ्थ पीरियड का, सिक्स पीरियड का, तो सेल बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है। सेल बढ़ता है तो क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा, अच्छा खासा साइज बढ़ जाता है। लेकिन नीचे जेड इफेक्टिव भी तो बढ़ता है, हम बताया था जेड इफेक्टिव क्या होता है, अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप दोनों बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव भी तो नीचे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो जाना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, तो साइज क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे कम हो जाना चाहिए। तो कौन सा, ये ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि नीचे की तरफ जो सेल होता है ना बहुत तेजी से बढ़ता है, और ये बहुत कम अमाउंट में बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे करके बढ़ता है, तो ये डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होता, ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, इस वाले को कंसिडर नहीं करते। इसलिए क्या होता है, साइज नीचे की तरफ क्या होता है, बढ़ता रहता है, क्योंकि सेल बहुत तेजी से बढ़ता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना जल्दी गिरेगा, कम होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है इंक्रीमेंट इन साइज का, अगर मैं बात करूं इंक्रीमेंट इन साइज, ये क्या होता है, अगर मैं इंक्रीमेंट इन साइज का बात करता हूं तो होता क्या है, देख लो, जैसे लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया, रुबिडियम लिया, सीजियम लेता हूं, ठीक है, यही लेता हूं, या ये हो, हाँ ये लेता हूं, ठीक है। तो देखो इंक्रीमेंट इन साइज क्या होता है, नीचे की तरफ सेल बढ़ रहा है तो ये तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, समझ लो, अगर ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, अगर समझ लो ये 150 है पिकोमीटर, तो ये कितना होगा, 180 पिकोमीटर के आसपास होगा, इसमें भी ये साइज बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 200 पिकोमीटर हो जाएगा। लेकिन यहां से क्या आ जाता है, 3D इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, पोटेशियम से जब तुम रुबिडियम जाते हो तो 3D में इलेक्ट्रॉन्स भरने लगते हैं, और यहाँ से भी यहाँ पे क्या आएगा, 4D में इलेक्ट्रॉन्स भरने लगते हैं। सीजियम के बाद अगर हम लोग फ्रांसियम ले, तो ऐसे ही बना लेता हूं, तो यहाँ पे क्या होता है, 4f के इलेक्ट्रॉन्स आने लग जाते हैं 5D के साथ साथ, याद रखना 4f के इलेक्ट्रॉन्स आने लग जाते हैं, और यहाँ पे भी तो ऐसे 4f का इलेक्ट्रॉन आएगा, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, अगर ये 200 पिकोमीटर हुआ तो ये कितना होगा, थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेगा, जैसे समझ लो 210 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 215 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 213 के आसपास हो जाएगा, ऐसे करके इंक्रीमेंट होता है। तो देखो पहले कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसके बाद कम हो गया, थोड़ा सा कम हुआ, इसमें बहुत कम हो गया, देखो खाली 10 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 5 का इंक्रीमेंट, फिर 3 का इंक्रीमेंट। इससे क्या पता चल रहा है कि यहां तक तो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा था, लेकिन रुबिडियम में जैसे 3D इलेक्ट्रॉन आया, उसमें क्या हो गया, जेड इफेक्टिव थोड़ा सा बढ़ गया, जेड इफेक्टिव क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, जिसकी वजह से साइज का इंक्रीमेंट तो हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ, साइज लेस देन एक्सपेक्टेड लिख रहा हूं यहाँ पे, साइज लेस देन एक्सपेक्टेड, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ। सेम यहाँ पे भी ऑर्डर देखने को मिलेगा, और जब यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे 4f आता है, 4f और पुअर सील्डिंग इफेक्ट करता है, बताया था ना, d और f क्या करता है, बहुत पुअर सील्डिंग इफेक्ट करता है, तो यहाँ पे d के साथ साथ 4f जो होता है वो बहुत पुअर सील्डिंग इफेक्ट करता है, ये पुअर सील्डिंग की वजह से हुआ, ये तो बहुत पुअर सील्डिंग करता है 4f, ठीक है। तो z इफेक्टिव जो होता है ना वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, सीधा सा बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, साइज इसके ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है, कह सकते हैं इसके ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है, खाली 2 पिकोमीटर या 1 पिकोमीटर का अंतर रहता है, ये वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी साइज लिख दे रहा हूं, लेस देन एक्सपेक्टेड, अरे वही वाला कहानी है, यहाँ कैटरीना कैफ, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, यहाँ पे शाहरुख खान, ये है तुम्हारा शाहरुख खान, ठीक है, और बीच में तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या करेगा, सील्डिंग करेगा, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, सील्डिंग करेगा, और ये मतलब जेड इफेक्टिव वाला काम करेगा, ये सील्डिंग करेगा, ये जितना स्ट्रॉन्ग गार्डिंग करेगा ये क्या इससे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। लेकिन जैसे जैसे तुम यहाँ पे 4f में आते हो या 3D से बाद 4f में आते हो तो ये पुअर सील्डिंग करता है, ये इधर आ जाएगा तो ये फटाक दिन इसके साथ क्या होगा, मिल लेगा, तो इन लोग का फील बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, जिसके कारण क्या होता है, कितना घटिया इंसान है सोचो,
शादीशुदा होने के बाद 20 से मिलने जाता है। क्या आजकल यही चल रहा है, छोड़ो। तो सोचो ये सील्डिंग का काम करता है, 4f इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सील्डिंग का काम करता है, और बहुत पुअर सील्डिंग करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जेड इफेक्टिव क्या होता है, पुअर सील्डिंग करने से क्या होता है, जेड इफेक्टिव उतना कम, उतना ज्यादा नहीं बढ़ता, तो उसकी वजह से क्या होता है, साइज जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा ही बढ़ता है, ये ऑलमोस्ट इसके बराबर ही हो जाता है। बट ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है। ये वाला समझ में आया? तो यही वाला कॉन्सेप्ट है, देख लो। और कुछ डी ब्लॉक में आएंगे अब हम लोग, सीधा देख लो, कॉपी कर लो। ग्राफ, ग्राफ इसका कैसा होता है, एनसीईआरटी में ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ऐसे बड़ा, ऐसे बड़ा, ऐसे बड़ा, स्लोप ऐसे जा रहा है, देखो स्लोप ऐसे जा रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो जो स्लोप डिक्रीज करने का मतलब ही तो क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है। देखो यहाँ पे साइज देखो, यहाँ से यहाँ कितना बड़ा, यहाँ से यहाँ कम, थोड़ा सा बड़ा, यहाँ से यहाँ कम हो गया, यहाँ से और कम हो गया, यहाँ से यहाँ और कम हो गया। तो वही बात है, यही है इंक्रीमेंट इज साइज, बढ़ता तो है लेकिन इंक्रीमेंट उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन आ जाता है और यहाँ पे 3d इलेक्ट्रॉन आ जाता है। वही जो भी मैंने बताया, बीच में अगर सील्डिंग अच्छा कर लिया तो क्या उसको मिलने देगा, नहीं मिलने देगा, सीधा सा बात। लेकिन अगर वो सील्डिंग अच्छा नहीं किया, 4f के इलेक्ट्रॉन से समझ लो, तो वो आराम से मिल लेगा। समझ में आया? चलो, आजकल यही सब है, क्या बोले अब। ठीक है, अब तुम एक पॉज करके नोट कर लो यार, फिर मेरे को लिखना भी है ना, डी ब्लॉक का करो। ठीक है, अब डी ब्लॉक में आएंगे हम लोग। और कोई बचा है टॉपिक? नहीं ना, डी ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट में आएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए पढ़ेंगे। अच्छा, पी ब्लॉक पहले बता देता हूँ, ठीक है, पी ब्लॉक बता दे, चलो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए बता देता हूँ। चलो, पी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ नहीं होता है, जैसे ये ग्रुप 13 होता है, ये 14 होता है, ये 15 होता है, ये 16 होता है, ये 17 होता है, ये 18 होता है, ऐसे ना ग्रुप होता है। तो इसमें क्या आता है, बोरॉन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, उसके बाद यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे चलता रहता है ना। अब देखो, ये हो गया तुम्हारा सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड से हम तुमको पहले ही बताया था, जो फोर्थ पीरियड होता है उसमें क्या इलेक्ट्रॉन भरने लग जाते हैं, 3d के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और 3d का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पुअर सील्डिंग इफेक्ट करता है। मतलब जैसे ये था, अब ये पुअर सील्डिंग इफेक्ट ये वाला करेगा, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इसको, इसका इसके प्रति क्या होगा, फील्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा। भले ही कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तो अपना काम इसके साथ प्रति फील्ड बढ़ा लेगा। तो इसकी वजह से इसका साइज क्या होता है, जितना होना चाहिए उससे छोटा हो जाता है। तो देख, होना ऑर्डर क्या चाहिए था, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में ऑर्डर होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर था। लेकिन यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन के भरने से क्या होता है, इसका साइज जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड ऑर्डर हो जाता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और यहाँ पे 4f के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये साइज तो कम होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है, वही 2 या 3 पिकोमीटर का अंतर रहता है। तो जब हम लोग इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, बोरॉन आता है, उसके बाद गैलियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर इंडियम आता है, फिर थैलियम आता है। ये हम लोग का ओरिजिनल ऑर्डर है ना। क्यों यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों आया इसमें, क्योंकि यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन का एंट्री हो गया। डी इलेक्ट्रॉन के एंट्री की वजह से क्या होता है, पुअर सील्डिंग होता है, और जब ये पुअर सील्डिंग होगा तो ये दोनों का क्या होगा, फील्ड बढ़ जाएगा, मतलब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो यही रीजन होता है। लेकिन जब हम लोग 14 पीरियड में आते हैं तो यहाँ पे देखो P2 हो गया, ये P1 होता है, P2 होता है, ये P3 होता है, ये P4 होता है, ये P5 होता है, ये P6 इलेक्ट होता है। और P जो होते हैं, P ये क्या होते हैं, वेरी गुड सील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं। P जो होता है ना, गुड सील्डिंग इफेक्ट दिखाता है, अच्छा खासा सील्डिंग करता है। मतलब क्या, गुड सील्डिंग। मतलब अब ये जो होगा ये पी में आ रहा है, और पी में इसका सील्डिंग बहुत तगड़ा होगा। अब जब इसका सील्डिंग तगड़ा होगा, अब जब सलमान खान एक्टिव हो गया, तो क्या ये इसको मिलने देगा इससे, हरगिज नहीं मिलने देगा, ये इसको कभी नहीं मिलने देगा। ये एक लेवल का घटिया इंसान है, तो ये उससे भी बड़ा घटिया इंसान है, ये मिलने ही नहीं देगा दोनों को एक दूसरे से।
दोनों एक लेवल के इंसान है। तो यहाँ पे P आ जा रहा है, P के इलेक्ट्रॉन्स भर्ती हो जा रहे हैं। तो जब P का इलेक्ट्रॉन्स भर जाता है ना तो ये गुड शिल्डिंग करता है। ये जो D के इलेक्ट्रॉन है ना इसको क्या कर देते हैं, काउंटर बैलेंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, काउंटर बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग को इफेक्ट दिखने को नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं साइज का बात करूं कार्बन के ऑर्डर में, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB, इसमें नॉर्मल ऑर्डर आता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं आता। खाली एकमात्र ग्रुप 13 में ऐसा ऑर्डर क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे P के इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और यहाँ पे D का इलेक्ट्रॉन जब आता है ना स्टार्टिंग में तो वो डोमिनेटिंग होता है खाली इसमें। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो P के इलेक्ट्रॉन बनने लग जाते हैं, तो ये जो गुड शिल्डिंग करेगा ये क्या करेगा, इस D इलेक्ट्रॉन को ओवरकम कर जाएगा। तो यहाँ पे तुमको कोई भी इफेक्ट दिखेगा नहीं, नॉर्मल साइज का ऑर्डर दिखेगा। लेकिन एकमात्र तुमको यहाँ यही है जिसमें क्या होता है, तुमको क्या दिखेगा, एक्सेप्शन दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे डी के इलेक्ट्रॉन ताजा ताजा आते हैं, नए नए आते हैं, तो पी के इलेक्ट्रॉन उतना उसको ओवरकम नहीं कर पाते, क्योंकि पी के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? यही कॉन्सेप्ट है पी ब्लॉक का, बोरॉन वाला फैमिली का, और बाकी सबका नॉर्मल है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे डी ब्लॉक में। तो 3 एक्सेप्शन क्या क्या याद रहा, हाइड्रोजन हीलियम में किसका बड़ा, हीलियम, लिथियम नियॉन में किसका बड़ा, नियॉन का, और सोडियम और वहां पे क्या आया, आर्गन में किसका बड़ा, आर्गन का। ये एक्सेप्शन था। ठीक है, और क्या हो गया, और एल्यूमिनियम गैलियम में साइज किसका बड़ा, एल्यूमिनियम का। ये याद रख के रखना। ठीक है, ये चारों एक्सेप्शन याद रख के रखना। बाकी तो नॉर्मल है ना, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम का बड़ा ही होता है साइज। ठीक है, ये वाला ऑर्डर याद रख के रखना। ये तुमको थोड़े एक्सेप्शन दिखे इसमें जिसका मैं रीजन एक्सप्लेन कर दिया हूं। ठीक है, ये वाला पूरा एक्सेप्शन दिखा तुमको, जो जिसका मैं पूरा एक से एक रीजन एक्सप्लेनेशन कर दिया हूं। ठीक है, अब हम लोग डी ब्लॉक में आएंगे। एटॉमिक साइज का डी ब्लॉक, जो तुम लोग को डी ब्लॉक में भी आगे काम आएगा, मिटा लो। ठीक है, कर लोगे ना। अब आ जाओ तो यहाँ पे डी ब्लॉक। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है देख लो, बहुत अच्छे से देखना। साइज होता क्या, ऑर्डर मैंने बताया था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हाँ या ना, ये बताया था कि नहीं ऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, जब तुम स्कैंडियम से लेके Mn तक जाते हो, जब तुम देखो, पहले तो नॉर्मल ऑर्डर बताता हूँ, पहला ट्रेंड क्या होगा, पहला बताता हूँ। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, Z बढ़ रहा है एक से, प्रोटॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो Z इफेक्टिव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कम से बढ़ेगी, ज्यादा से बढ़े उससे मतलब नहीं है, लेकिन Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। हाँ या ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सेकंड वाला बात करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे। इसमें स्कैंडियम से जब तुम मैंगनीज पे जाते हो तो क्या होता है, इसमें D1 होता है, इसमें D2 आता है, इसमें D3 आता है, इसमें D4 होता है, लेकिन D5 भरना पड़ता है। ठीक है ना, वो एक्सेप्शन बताया था N+L रूल वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां लिख रहा हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। जब भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है ना, तो वो पेयरिंग करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, पेयरिंग करना चाहेगा, ताकि स्टेबल बन सके। यहाँ पे हर एलिमेंट हो गया या जितने भी एटम्स होते हैं सब पेयरिंग में रहना चाहते हैं, मॉलिक्यूल बनना चाहते हैं, ताकि वो स्टेबल रह सके। तो ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी कोई ना कोई पार्टनर चाहिए लाइफ में जिसके साथ ये पेयरिंग कर सके, वही वाला चीज है। और यहाँ पे तो कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा, उसके बाद भी उसको कैटरीना कैफ चाहिए, तो क्या बोले कुछ लोगों को। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल मेटल का बॉन्डिंग बहुत तगड़ा होगा। यहाँ पे मेटल मेटल का बॉन्डिंग बहुत तगड़ा होने लगेगा। क्यों, क्योंकि अब एक मेटल दूसरा मेटल को खींचेगा ना पेयरिंग करने के लिए, तो जब दोनों का मेल्टिंग, जब दोनों का अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा, तो क्या होता है, साइज कम हो जाएगा कि नहीं, वो एक फैक्टर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, इसी से यहाँ पे देखो, निकल तक क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। अब देखो, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयरन में D6 होता है, मतलब कितना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये D6 होता है, मतलब इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। बना के देख लेना रे बाबा, ये डी ब्लॉक बना लो, ये ऐसे होता है ना, ये तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होते जाते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस करेंगे तो क्या मेटल मेटल बॉन्डिंग हो पाएगा, नहीं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो जो मेटल मेटल MM लिख रहा हूं, हाँ, मेटल मेटल बॉन्डिंग जो हो गया वो क्या हो गया, कम हो गया। मेटल मतलब इसके मुकाबले मेटल मेटल बॉन्डिंग क्या हो गया, कम हो गया। तो साइज यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है,
थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। अब लास्ट दो ठो बताते हैं, ये दो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D10 D10, तो इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल या इन डी सबसेल, ठीक है, इसमें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, D10 होते हैं, तो ये लोग तो मेटल मेटल बॉन्डिंग करेगा ही नहीं, तो इसमें जो मेटल मेटल बॉन्डिंग होता है वो तो एकदम वीक होता ही नहीं है, वीक क्या, बहुत कम हो जाता है, बहुत कम, तो इसका साइज जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इन लोग का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट, इन लोग का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा ग्राफ आएगा, ये ग्राफ 1 था ना, ग्राफ 1 बनाया नहीं, अच्छा ग्राफ 1 पहले बता देता हूं, ये ग्राफ 1, यहाँ पे आता है ग्राफ 2, फिर इन दोनों को सम अप करके फाइनल ग्राफ बताऊंगा। ग्राफ 1 इसमें क्या होगा, साइज अगर मैं यहां लेता हूं, ये साइज लेता हूं, तो क्या हो रहा है, साइज कम हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, देखो कम हो रहा है, देखो साइज कम हो रहा है, पहला ग्राफ से ये आता है। दूसरा से क्या आ रहा है, पहले में क्या हुआ, साइज कम हुआ, फिर साइज थोड़ा सा बढ़ा, मतलब ये ऐसे जाएगा, और फिर साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, ये दो ग्राफ हुआ। अब इन दोनों को मर्ज करता हूं और फाइनल ग्राफ बनाता हूं, जो है तुम्हारा ग्राफ 3। देखो दोनों को इक्वल करो, इसमें पहले में क्या हुआ, कम हुआ, और इसमें क्या हुआ, कम हुआ, तो कम ही बनेगा। अब इसमें ये कम हुआ दूसरा में, और ये क्या हुआ, बड़ा, तो ये कम हुआ ये बड़ा, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगा, तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और फिर कम हुआ और इसमें बहुत तेजी से बढ़ा, तो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करके क्या होगा, थोड़ा सा तेजी से बढ़ेगा, ऐसे करके। ये हुआ तुम्हारा साइज का ग्राफ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ स्कैनेडियम लेता हूं तो यहाँ पे Mn लूंगा, फिर यहाँ पे मैं कोबाल्टिकल किसको लूंगा, निकल तक लूंगा, फिर लास्ट में जिंक लूंगा, ये तुम्हारा ग्राफ बनता है दोनों को कॉम्बाइन करके। तो ये एग्जैक्ट रीजन होता है डी ब्लॉक का साइज का, किसका, एटॉमिक रेडियस का। क्या रीजन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और पहला वाला तो जेड इफेक्टिव होता है, तो दोनों को अक्यूमुलेटिंग या क्यूमुलेटिव इफेक्ट को देख के हम लोग काउंटिंग करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, बस अब इसमें हम लोग, ये लेफ्ट टू राइट हुआ, ऑब्वियस का बात है ना, ये तो तुम्हारा लेफ्ट टू राइट हुआ, ये लेफ्ट टू राइट हुआ, टॉप टू बॉटम पढ़ेंगे अब हम लोग, ठीक है। अब हम लोग करेंगे टॉप टू बॉटम, जिसमें हम लोग 3D से 4D 4D से 5D में आएंगे, ठीक है। चलो ये वाला करो फटाफट, मैं जब तक देखता हूं कुछ। ठीक है, मिटा दूं, टॉप टू बॉटम करना ना, डी ब्लॉक एलिमेंट का टॉप टू बॉटम में आ जाते हैं। टॉप टू बॉटम, फिर इसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट बताऊंगा, और हम लोग का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आयनिक रेडियस भी इसी में बता दूंगा, छोटा सा पार्ट है आयनिक रेडियस का। टॉप टू बॉटम जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग किसका बात करते हैं, 3D 4D 5D, ठीक है। देखो 3D टू 4D जा रहे हैं, 4D टू 5D जा रहे हैं, पर इसमें क्या होता है, एक एडिशन होता है 4f इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। यहाँ पे तो तुम्हारा 3D आएगा 4D आएगा, दोनों में होता है, ठीक है। डी और डी इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी मिलेंगे तुमको, इसमें भी डी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 4f इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आते हैं, ठीक है। तो 4f इलेक्ट्रॉन आने से क्या होता है, बहुत ज्यादा पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है ना। पुअर सील्डिंग इफेक्ट मतलब वही वाला बात हो गया, क्या होगा, सील्डिंग अच्छे से नहीं करेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा, अच्छा खासा डिक्रीज हो जाता है, इसलिए डबल एरो दे रहा हूं, अच्छा खासा डिक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, देखो जेड इफेक्टिव तो नीचे की तरफ बढ़ता है, ये बात तो सही है क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो पुअर सील्डिंग तो ये भी करते हैं, ये ज्यादा करते हैं, लेकिन ये भी करते हैं, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो इसमें तो साइज तो डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर होता है, नंबर ऑफ सेल भी तो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल भी तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 3D से 4D जा रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, तो जो जेड इफेक्टिव है वो क्या हो गया, कम हो जाएगा, क्योंकि सेल बढ़ा मतलब साइज बेसिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव तुम नहीं भी लोगे तो चलेगा, डायरेक्ट नंबर ऑफ सेल से देख लो, साइज बढ़ जाएगा, और ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है इस दोनों में, इसलिए 3D 4D में 4D बड़ा होता है, लेकिन 4D और 5D में 4f के इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जेड इफेक्टिव बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जिससे साइज कम हो जाता है, या इसके ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है 4D और 5D में, जब हम लोग देखेंगे, ठीक है। समझ में आया, ये वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें भी जैसे अगर मैं बात करता हूं स्कैनेडियम, येट्रियम, लैंथनम या यामा, वो स्कूटर यामाहा ला
लाओ ऐसी ऐसी लिखना नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये 3D के होते हैं, ये 4D का होता है, ये 5D का होता है। लेकिन याद रखना लैंथनम के बाद से 4f इलेक्ट्रॉन भर्ती होते हैं, अभी बताऊंगा। लैंथनम के बाद से, लैंथनम तक 4f इलेक्ट्रॉन नहीं आते, लैंथनम के बाद जो होता है 4f इलेक्ट्रॉन भर्ती होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट लैंथनम। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड चलेगा, नीचे की तरफ जा रहे हो तो सेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा, तो इसमें भी तुमको कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा। लैंथनम के बाद से जैसे क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पे, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे तुम्हारे 4f इलेक्ट्रॉन आ गए, ये दोनों में तो नॉर्मल ऑर्डर होगा, नीचे की तरफ सेल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे 4f इलेक्ट्रॉन आ गए डी के साथ साथ, तो पुअर सील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव तेजी से बढ़ जाएगा, तो साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इन दोनों का। 4D और 5D का साइज में ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता बिकॉज ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, पुअर सील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे f ब्लॉक पे, उसके लिए मैं मिटाऊंगा ये वाला, ठीक है, पॉज करके देख लेना। जो जो एक्सेप्शन है मैं सारा क्लियर कर दे रहा हूं, फिर बाकी तुम लोग को बुक से भी रीड करना पड़ेगा, ऑब्वियस का बात है। चलो एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक में क्या था ट्रिक, मैंने पहले बता दिया, मेरे को तो याद है लैंथनम हम लोग यूज नहीं करते, सीरियम से करते हैं। यही था ना, यही 14 एलिमेंट्स था। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ता ही बढ़ता है, थोड़ा सा भी बढ़े लेकिन बढ़ता तो है ना। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो साइज तो कम होना चाहिए, साइज तो कम होना चाहिए, सीधा सा बात है। और ऐसे भी जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें भर्ती हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, 4f में इलेक्ट्रॉन भर्ती हो रहे हैं। 4f क्या करेगा, पुअर सील्डिंग इफेक्ट करेगा, तो जेड इफेक्टिव बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो साइज तेजी से कम होगा, यही होता है। तो इन लोग का जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऐसा आता है, लेकिन एक मात्र यूरोपियम होता है, ये क्या होता है, F7 होता है, कहानी है कहानी। ऐसे तो गैडोलिनियम भी F7 होता है, तो ये क्या होता है, हाफ फील्ड होते हैं, तो ये किसी के साथ क्या होता है, बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये लोग हाफ फील्ड होते हैं। अब ये लोग एक इलेक्ट्रॉन लेके F8 क्यों बनाएगा, इनकम्प्लीटली फुलफिल्ड क्यों होगा। तो वैसे ही यूरोपियम एकमात्र क्या होता है, ये लार्जेस्ट होता है एफ ब्लॉक में। अगर इसका मैं बात करूं तो ये लार्जेस्ट साइज होता है कौन सा में, 4f का। ये जो सीरीज है ना, इसमें सबसे लार्जेस्ट साइज यूरोपियम का होता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आ जाता है। ये चला गया यूरोपियम, बाकी सबका ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है साइज। एटॉमिक नंबर ले लो, उसमें कोई बात नहीं है, साइज देखो नीचे की तरफ कम हो रहा है, यूरोपियम का साइज बढ़ जाता है, ये याद रखना, ये लार्जेस्ट होता है पूरे 4f इलेक्ट्रॉन में। पर कहानी के हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं कि F7 होता है तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, ऐसे तो गैडोलिनियम भी F7 होता है, तो ये भी फिर बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। तो वो बात है, खाली एक बताना था रीजन, जिसकी वजह से बता दिया कि F7 होता है, उसके कारण ये लोग बॉन्ड बनाना प्रेफर नहीं करते किसी के साथ। अब हम लोग आते हैं 5f, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड। क्या बोलते हैं इसको, लैंथेनॉइड। ठीक है, ये पूरा लैंथेनॉइड होता है। अब इसमें क्या होता है, ड्यू टू, लिख ले रहा हूं, ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, बहुत पुअर सील्डिंग करता है। ठीक है, इन लोग का क्या होता है, पुअर सील्डिंग करता है, जिसकी वजह से इन लोग का साइज क्या हो जाता है, साइज डिक्रीजेस, एंड इट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब नीचे की तरफ जाएंगे तो 4f हो गया, नीचे की तरफ आता है तुम्हारा 5f इलेक्ट्रॉन सीरीज, जिसको हम लोग एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। एक्टिनॉइड्स पता है ना, उसमें भी क्या होता है, सेम अलोंग द पीरियड जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज बहुत तेजी से क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी क्या आते हैं, 5f इलेक्ट्रॉन आते हैं, और f क्या करता है, पुअर सील्डिंग ऑफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें भी ड्यू टू प्योर, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है उसमें भी, जेड इफेक्टिव जो होता है तेजी से बढ़ जाता है, तो साइज जो होता है वो तेजी से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 5f इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 5f इलेक्ट्रॉन भी पुअर सील्डिंग करते हैं, लेकिन इसमें 5f के साथ साथ 4f का भी काम होता है, क्योंकि नीचे वाला ग्रुप है तो 4f तो आएगा ही आएगा, प्लस 5f एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो इसमें ज्यादा तेजी से क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है। तो जब मैं इन दोनों का ग्राफ एक साथ प्लॉट करूंगा तो कैसा ग्राफ आता है, देख लो, ये ग्राफ मिटा दे रहा हूं। हाँ, जब दोनों का ग्राफ में एक साथ प्लॉट करता हूं तो कैसा ग्राफ आएगा, देख लो, ये है, ये लैंथेनॉइड का ग्राफ आया, धीरे 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 करके क्या हो रहा है, साइज कम हो रहा है, इसके कंपैरिजन में साइज कम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके कम हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एकदम नीचे की तरफ बहुत जल्दी रैपिडली कम हो जा रहा है साइज,
ये हो गया तुम्हारा किसका, लैंथेनॉइड का Ln, और ये हो गया तुम्हारा Ac मतलब एक्टिनॉइड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली 4f इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है 4f के साथ साथ 5f इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों पुअर शिल्डिंग इफेक्ट करेंगे तो बहुत तेजी से इन लोग का साइज कम हो जाएगा, और ये लोग का इन लोग का भी साइज कम होगा 4f की वजह से, लेकिन इसके मुकाबले उतना तेजी से नहीं होगा, इसलिए इन लोग का ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ आता है और ये नीचे की तरफ आता है। ये तुम्हारा एटॉमिक साइज हो गया। ये था तुम्हारा एफ ब्लॉक का साइज का फैक्टर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक रेडियस। छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है, पहले कॉपी कर लो इसको। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक रेडियस। दो टाइप का होता है आयनिक रेडियस, कैटायनिक पढ़ चुके हो, 7, 8, 9 में पढ़े हो, और एनायनिक 8, 9 में तो बेसिकली पढ़े ही होगे। कैटायन किसको बोलते हैं? जो अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको बोलते हैं कैटायनिक। जैसे Na+, ये क्या हुआ, Na क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो क्या बन गया Na+, इसको बोलता है कैटायनिक। और अगर Cl-, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायनिक। ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, इतना तो बेसिक पता होगा कि 8, 9, 10 में पढ़े हुए हो, तो इतना तो तुम लोग को आइडिया है कि क्या होता है कैटायनिक, क्या होता है एनायनिक। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक अलग अलग फैक्टर्स का बात करते हैं। एक बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया हूं कि इट कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है इसमें, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मैं लेता हूं N3- O2-, F-, Na+, Mg2+। हाँ या ना, देखो सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे हो गए इलेक्ट्रॉन, क्या हो गए, कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है तो जो सिग्मा होता है वो भी तो तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि सिग्मा बढ़ेगा नहीं ना कम होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ही कांस्टेंट है तो सिग्मा तो डिपेंड ही किस पे करता है, इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन नया आता है और प्रोटॉन उसको खींचता है, तब जाके वो सील्ड का काम करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ही कांस्टेंट है तो क्या सिग्मा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, यहां से यहां जा रहे हो तो Z तो बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, नियॉन भी आएगा बीच में, नियॉन बीच में आता है, वो ठीक है, 10 है, 11 है, 12 है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, Z बढ़ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है Z का, Z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, Z इफेक्टिव इक्वल्स टू Z- सिग्मा। ये कांस्टेंट है तो इस पे तो हम लोग ध्यान नहीं देंगे। Z बढ़ रहा है कि नहीं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी बढ़ेगा। तो ये Z बढ़ने से क्या होता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है, और Z इफेक्टिव बढ़ने से क्या होता है, साइज घटता है। इसीलिए जब हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, मतलब साइज क्या होगा, वो लोग का कम होगा। और ऐसे भी हम लोग 8, 9 में क्या पढ़े थे कि सबसे बड़ा साइज किसका होता है, एनायन का होता है, उसके बाद किसका आता है, न्यूट्रल एटम होता है, और उसके बाद किसका आता है, कैटायन का होता है। ये हम बताए थे, वही वाला कॉन्सेप्ट है। देखो एनायन का सबसे बड़ा साइज, फिर बीच में न्यूट्रल एटम आएगा, नियॉन, वो सब, और फिर आएगा तुम्हारा Na+ कैटायन। ये वाला हम लोग पढ़े थे ना 8, 9 में, वो यहाँ से आता है रीजन। ठीक है, 8, 9, 10 में तो ये सब समझाने का कोई मतलब नहीं बनता, बहुत वास्ट हो जाएगा, ये सब 11, 12 में ही समझाया जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करते हो, समझ में आया, तो कैटायन का कैटायनिक चार्ज आएगा तो इसका मतलब उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, और एक लेते हैं बी नंबर, फॉर सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, फॉर सेम नंबर ऑफ Z, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, Z का वैल्यू, जैसे आयरन Fe, Fe2+, Fe3+। अच्छा देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या आयरन का, 26, तो Z तो कांस्टेंट है, क्या है, Z जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन एक चीज देखो, इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है, देख लो, पॉजिटिव चार्ज मतलब देना, तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इसका मतलब सील्डिंग जो होगा वो डिक्रीज करेगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, Z इफेक्टिव इक्वल्स टू Z- सिग्मा। ये तो कांस्टेंट है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है, जो कांस्टेंट होता है उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सिग्मा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और ये नेगेटिव है तो, और ये पॉजिटिव है तो ये क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। सिग्मा कम हो रहा है मतलब Z इफेक्टिव बढ़ेगा, तो इसमें क्या हो रहा है, Z इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, और जब Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं तो क्या होता है, Z इफेक्टिव, देखो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, Z इफेक्टिव बढ़ेगा,
साइज कम होगा। समझ में आया दोनों का रीजन? ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। इसको कॉपी करो, उसके बाद मिटा देंगे। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कुछ ऑर्डर। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ये इतना ही लिखता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। और यहाँ पे लिख लेता हूँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये एक ऑर्डर लिख लेता हूँ। एक लिख लेता हूँ लिथियम प्लस, उसके बाद बेरिलियम 2+, फिर इसके नीचे Mg2+, यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+। ये ऑर्डर याद रखना, अभी करूंगा। देखो कैसे करते हैं, ये ऑर्डर को समझा रहा हूँ। देखो इसका ट्रिक होता है क्या, यहाँ पे क्या करोगे, सत्य नारायण ऐसे बना दोगे। क्या बोलते हैं इसको, सत्य, एस फॉर सत्य, एन फॉर नारायण, सत्य नारायण। तो इसको क्या करोगे, ऐसे दे दोगे। ठीक है, ये ऐसे दे दोगे, मतलब सबसे छोटा क्या होगा, बेरिलियम होगा। सबसे छोटा अगर मैं साइज में बात करूं, बेरिलियम होगा, उसके बाद लिथियम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम होगा, और उसके बाद सोडियम होगा, फिर कैल्शियम होगा, फिर स्ट्रोंटियम होगा, फिर बेरियम होगा। देखो एरो दिया हूं, ऐसे जा रहा है। फिर सबसे बड़ा क्या होगा, पोटेशियम, उससे बड़ा रुबिडियम, उससे बड़ा सीजियम। मतलब ये तीनों तो बड़े होते हैं सबसे ज्यादा, ये तीनों क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इन तीनों से तो बड़े होते हैं। तो ये ऑर्डर याद रख के रखना, ठीक है, सत्यनारायण वाला ऑर्डर याद रख के रखना, बहुत काम आएगा। अब इसमें क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। मैंने बताया था ना हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट में, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, लिथियम का क्या होता है, मैग्नीशियम से होता है, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से होता है। इसका ऑर्डर याद रखना, ये तो ऐसे साइज बढ़ेगा, लेकिन इसमें ऐसे साइज बढ़ता है। क्या होता है इसका मतलब, बहुत जन को लगता है कि लिथियम सेकंड पीरियड का है और Mg जो है वो थर्ड पीरियड का है, तो एक सेल का डिफरेंस है, तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा होना चाहिए। लेकिन याद रखना, लिथियम प्लस का साइज, आयनिक साइज बड़ा होता है Mg2+ से। ऑलमोस्ट डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा बड़ा होता है। आई थिंक 76 पिकोमीटर होता है और ये 72 पिकोमीटर होता है, समथिंग ऐसा ही, एनसीईआरटी में देख लेना, ऐसा कुछ होता है। और बेरिलियम एल्यूमिनियम में क्या होता है, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि देखो बेरिलियम इधर आता है ना, बीच में पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, फिर यहाँ पे आता है तुम्हारा क्या, बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम। तो अच्छा खासा गैप आ जा रहा है, पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट का गैप आ जा रहा है, लेकिन इसमें देखो गैप उतना नहीं आता। तो ऐसे याद रखना, इसमें अच्छा खासा गैप आ जाता है, तो उसके कारण एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में अच्छा खासा बड़ा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इतना गैप नहीं होता, इसलिए हम लोग एक बात याद रखना कि लिथियम प्लस ज्यादा बड़ा होता है। खाली ये एक्सेप्शन याद रखना, पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये दोनों एक्सेप्शन जो बताया हूं। ठीक है, करो कॉपी करो, कॉपी करो, एक लास्ट बताऊंगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो एक लास्ट है। जैसे मैं लू N3-, O2-, F-, Cl-, Br-, I-, ये लेते हैं फॉस्फोरस P3-, सल्फर 2s2-। अच्छा, जब हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तुम बताओ, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो साइज तो कम होगा ना, ये हम लोग को पता ही है। नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज तो बढ़ता है, क्योंकि सेल बढ़ रहा है, और कुछ देखना ही नहीं है, Z इफेक्टिव वाला फैक्टर। नीचे की तरफ जाते हैं, डोमिनेटिंग कौन होता है, सेल होता है, वो बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा। तो ठीक है, ये हो गया। तो आयोडीन क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया इन सब में। फ्लोरीन क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया इन सब में। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, अब देखो इसमें एक और ऑर्डर होता है, हाइड्राइड आता है, इसमें क्या आता है, H-। इसका ऑर्डर पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है, अब देखो, अब पूछा जाएगा कि तुमको हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन या आयोडाइड कौन सबसे बड़ा होगा, तो ऑर्डर तो ये होना चाहिए ना, सबको लगता है ये ऑर्डर होता है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर यही होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो क्या ऑर्डर आता है, हाइड्राइड का जो ज्यादा होता है इन सबसे। ठीक है, इसका ज्यादा होता है, लेकिन कितना ज्यादा होता है ये डेटा पे डिपेंड करता है, कंप्लीटली एविडेंस पे डिपेंड करता है, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके हिसाब से जो डेटा आता है उस पे डिपेंड करता है। तो ये उठ के इतना ज्यादा होता है कि ये सबसे आगे चला जाता है और ब्रोमीन से भी आगे चल जाता है। तो इसका ऑर्डर कुछ इस प्रकार होता है, आयोडीन सबसे बड़ा, उसके बाद हाइड्राइड, उसके बाद ब्रोमाइड, क्लोराइड, और सबसे यहाँ पे इन लोग में छोटा होता है फ्लोराइड। ये ऑर्डर आता है तुम्हारा।
क्लियर? ये ऑर्डर आता है तुम्हारा, समझ में आया? ये ऑर्डर आता है तुम्हारा। देखो इतना तो पढ़ना पड़ेगा, सीधा सा बात है। आज कोई भी लेवल में जाओगे तो इतना तो आइडिया होना चाहिए, एक एक चीज का पता होना चाहिए, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे पाओगे, कोई भी हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई मेंस, जेई एडवांस, आईटी जैम, कुछ भी हो, जो भी है, तो उतना तो पढ़ना ही होगा। समझ में आया? अब इसका क्या रीजन होता है ये एक्सप्लेन करता हूँ। कहाँ एक्सप्लेन करूँ? यहीं बगल में करता हूँ। चलो इसका प्रोटॉन निकालो और इलेक्ट्रॉन निकालो। चलो इसका प्रोटॉन निकालो और इलेक्ट्रॉन निकालो। ठीक है, इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालो। देखो प्रोटॉन अगर मैं निकालू तो फ्लोरीन, ये तो प्रोटॉन, देखो नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। प्रोटॉन तो वैसा का वैसा रहता है, ये तो पता है। तो फ्लोरीन का प्रोटॉन 9 होगा, वो लिख दिया मैं। क्लोरीन का प्रोटॉन कितना होगा? 35 होता है ना। ब्रोमीन का 35 होता है ना। क्लोरीन का हम क्या बोले, 17 होता है। आया ना? और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि एक बढ़ गया। इसका कितना हो जाएगा? 18, क्योंकि एक बढ़ गया। ब्रोमीन का कितना हो जाएगा? 36, क्योंकि एक बढ़ गया। इतना समझ में आ रहा है ना? इसका कितना होगा बताओ? प्रोटॉन 1 होगा तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। और आयोडीन जो होता है उसका तुम लोग देख लेना, उसमें ऐड करके 53 होता है, जहां तक हमको पता है। 30, हाँ 53 होता है। और उसमें एक बढ़ जाएगा तो 54 होता है। यही होता है ना? हाँ यही होता है, करेक्ट। ठीक है, ये समझ में आया? तो अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, यहाँ पे सबका P बाई ई निकालो। P बाई ई मतलब इसी को बोलते हैं Z बाई ई, जो तुम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हो। Z बाई ई वो यही होता है, प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन बीच में रहता है ना, तो उसको हम लोग ZE लेके करते हैं, याद कर कराया था। तो देखो बाकी सब में तो ठीक है, इस केस में देखो, हाइड्राइड के केस में देखो, बाकी इसमें क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है। आया ना? तो यहाँ पे देखो क्या आएगा इसका, अगर मैं रेशियो निकालू P बाई, तो 1/2 आएगा। बाकी सबका कितना आ रहा है? 9/10, 17/18 ऐसे आ रहा है। ठीक है, 35/36, 1/2 इसका आ रहा है, 53/54 आ रहा है। इसका जो हो रहा है वो एकदम देखो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। P बाई निकालो। और बाकी सबका देखो, मतलब इसमें क्या है कि एक प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करेंगे? तगड़ा रिपल्सन करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करेंगे? बहुत तगड़ा रिपल्सन करते हैं। तगड़ा रिपल्सन करेंगे तो एक दूसरे से दूर चल जाते हैं, तो ये उसको पकड़ नहीं पाता ढंग से। तो ऐसे केसेस में इन लोग का क्या होता है? साइज बढ़ जाता है, और साइज इतना बढ़ जाता है कि वो ब्रोमीन से भी आगे आ जाता है। लेकिन बाकियों के केसेस में देखो, अब तुम देखो 9 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 9 प्रोटॉन कैसे ना कैसे करके इस 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे। एक ही इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा डबल हो गया, एक का डबल हो गया, तो 2 को पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। तो 2 में अच्छा खासा रिपल्सन होगा। लेकिन यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है, ये लोग कैसे ना कैसे जुगाड़ लगा के इस 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ ही लेंगे। यहाँ पे भी देखो, सब केस में तो, सब केस में डबल नहीं हो रहा है, इस केस में सीधा डबल हो जा रहा है। अगर मैं देखूं, इस केस में सीधा डबल हो जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन बहुत तगड़ा होगा। दोनों नेगेटिव चार्ज है, रिपल बहुत करेगा और ये पकड़ नहीं पाएगा, जिससे इन लोग का साइज बहुत बढ़ जाता है। और कितना बढ़ जाता है वो डेटा पे डिपेंड करता है, और वो इतना बढ़ जाता है कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड से भी आगे आ जाता है तुम्हारा आयोडाइड। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। हालांकि सारा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है जो आयनिक रेडियस में इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया हूँ। सारे एक्सेप्शंस को क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब बचा है तुम लोग का नेक्स्ट पार्ट से आयोनाइजेशन एनर्जी कराऊंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताऊंगा, ये 2 बताऊंगा। और भी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी है, या एंथैल्पी जिसको बोलते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वैलेंसी, वैलेंसी सब उसी में सिखा दूंगा निकालना। वैलेंसी, नट पेयर इफेक्ट सब कुछ उसी में सिखा दूंगा। बस करते रहो अच्छे से, ठीक है।